हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अंकित जैन। लास्ट वीडियो में हमने वेटनरी बायोलॉजी हिस्ट्री को स्टडी किया था। नाउ इस वीडियो में विरियन मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ये सारे लेक्चर्स मैं वेटनरी बायोलॉजी की बुक मर्फी से बना रहा हूँ, तो होप यू विल लर्न अ लॉट ऑफ फ्रॉम दिस बुक। सो नाउ जब हम वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस ना तो लिविंग क्रिएचर है और ना ही नॉन लिविंग क्रिएचर है। वायरसेस को खुद की मशीनरी चलाने के लिए एक होस्ट रिक्वायर्ड होता है। ये होस्ट एक लिविंग क्रिएचर है। जब भी वायरसेस होस्ट से रिलीज होकर इन्वायरमेंट में आते हैं तो यहाँ पर ये वायरसेस नॉन लिविंग क्रिएचर हो जाते हैं और होस्ट में ये वायरस लिविंग क्रिएचर होते हैं। जहाँ पर वायरसेस होस्ट की मशीनरी का यूज़ करके खुद के लिए मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, कैप्सिड बनाते हैं, इन्वेलप बनाते हैं और अपनी प्रोजनी तैयार करते हैं। तो अगर एक वर्ड में कहा जाए तो वायरसेस आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग बट एट द एज ऑफ लाइफ। यहाँ पर एक टर्म आता है जिसे हम विरियन कहते हैं। सो व्हाट इज विरियन? विरियन इज द कंप्लीट वायरस पार्टिकल। सो वी नो दैट द वायरस इज मेड अप of nucleic acid and the nucleic acid is surrounded by a capsid. So the nucleic acid and the capsid is called as virion. इसके अलावा दो टर्म यहाँ और आते हैं। The first one is the viriod and the second one is the prion. So what is the viriod? Viriod is noted earlier consists of a naked RNA molecule that is infectious. And the what is prion? The prion is the agent of spongiform encephalopathies which consist of an infectious protein with no associated nucleic acid. So इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम समझते हैं। जो विरियंस होते हैं, यदि हम विरियंस की बात करें तो विरियंस आर न्यूक्लिक एसिड एंड कवर्ड बाय अ कैप्सिड। ओके, व्हाट इज विरियोइड? Viroid is basically a infectious naked RNA particle. And what is prions? Prions are basically infectious protein. Okay, especially used in case of spongiform encephalopathies. तो ये हमें तीनों टर्म याद रखना है कि विरियंस कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है और इसको हम कंप्लीट वायरस पार्टिकल को विरियन कहते हैं। विरियोइड इन्फेक्शियस आरएनए एजेंट है और प्रायोन इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल है। नाउ कम्स टू द विरियन मॉर्फोलॉजी।
सबसे पहले लोफ्लार एंड फ्रोच ने इन 1898 यूरोप में फूट एंड माउथ डिसीज़ वायरस के ऊपर स्टडी किया था। उन्हें उस समय ये नहीं पता था कि फूट एंड माउथ डिसीज़ वायरस क्या है, बट दे सिंपली demonstrate that this is a filtrable agent by which the disease is caused। उन्होंने ये देखा कि एक फिल्टर से जब उन्होंने इस इन्फेक्शियस एजेंट को पास किया तो बैक्टीरिया फिल्टर के ऊपर रह गए, लेकिन ये एजेंट फिल्टर होकर के फिल्टर पेपर से नीचे आ गया। उन्होंने इस एजेंट को फिल्ट्रेबल वायरसेस कहा। सो इन 1898 ये ऑब्जेक्टिव आता है, ओटी ऑब्जेक्टिव ये आते ही आता है। इसे हमें याद रखना है कि लोफ्लार एंड फ्रोच ने सबसे पहले फिल्ट्रेबल वायरस का डिमॉन्स्ट्रेशन किया था इन केस ऑफ फूट एंड माउथ डिसीज वायरस। इसके बाद में एक्चुअली जो वायरसेस होते हैं they are very tiny particles, they cannot visualize easily with light microscope, but the pox viruses are the largest viruses and ये easily light microscope से देखे जा सकते हैं, but they required special dark field optics। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि the largest virus is the pox virus, और इसका जो साइज़ है वो है 300 नैनोमीटर। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड यदि हम लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं जो कि पॉक्स वायरसेस है, पॉक्स वायरसेस इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, इसको आप बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड मत करना कि पॉक्स वायरस हमेशा ही लार्जेस्ट है। द पॉक्स वायरस इज लार्जेस्ट इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स द स्मॉलेस्ट वायरस इज सर्कोवायरस and the सर्कोवायरस is about 17 to 22 नैनोमीटर इन साइज। ये आपको हमेशा याद रखना है और ये भी ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और आता है कि वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है जो हमेशा पूछा जाता है, तो ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट। तो अब हम बात करें कि जो वायरसेस हैं वो वेरी टाइनी पार्टिकल्स हैं, तो इसमें एक बहुत ही अच्छा टेबल दिया हुआ है कि यदि हम ये जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको हम 10⁻⁻² कहेंगे। तो 1 मीटर का लगभग एक एडल्ट ह्यूमन हो सकता है जो कि लगभग 2 मीटर तक का होता है। इससे छोटा जो है, यदि हम 1 सेंटीमीटर की बात करें तो एडिस इजिप्टी एक एडल्ट मॉस्किटो है जिसका साइज़ 1 सेंटीमीटर तक का होता है। 1 मिलीमीटर की बात करें तो एक्सोडिस स्केपुलरिस एक टिक है जिसका निम्फल स्टेज 1 mm का होता है। इसके बाद 10⁻⁻⁶ की बात करें, इसको हम कहते हैं माइक्रोमीटर। ओके, 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। तो 10⁻⁻⁶ 1 माइक्रोमीटर की बात करें तो ये एक ऐसा साइज़ है जिसे हम लाइट माइक्रोस्कोप से इजीली देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि व्हाट इज़ द रिजोल्यूशन पावर ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन होता है 0.3 माइक्रोमीटर। इसको हम ये भी कह सकते हैं 300 नैनोमीटर। ओके, 1 नैनोमीटर अगर हम लिखें तो 1 नैनोमीटर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 10⁻⁹ ये होता है 1 नैनोमीटर। और इस रिजोल्यूशन पावर पर
हम पॉक्स वायरस को डार्क फील्ड ऑप्टिक्स की हेल्प से लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, बिकॉज द पॉक्स वायरसेस हैविंग द साइज 300 नैनोमीटर। इसके बाद यदि हम 100 नैनोमीटर तक की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरसेस एंड रेट्रोवायरसेस को हम 100 नैनोमीटर की साइज़ में देख सकते हैं, क्योंकि ये 100 नैनोमीटर साइज़ के होते हैं। पेस्टी वायरसेस, बोवाइन डायरिया वायरसेस ये लगभग 50 नैनोमीटर साइज़ के होते हैं। 10 नैनोमीटर की साइज़ पर पिकोना वायरसेस आते हैं, फूट एंड माउथ डिसीज वायरसेस आते हैं। इनका साइज़ लगभग 30 नैनोमीटर तक होता है। अब यहाँ सर्कोवायरसेस जिसकी हमने अभी बात की, ये एक ऑब्जेक्टिव है जो कि आता ही आता है। सर्कोवायरसेस का शेप 17 to 22 नैनोमीटर साइज़ का होता है। तो अभी तक हमने देखा कि लगभग 300 नैनोमीटर से लेकर के सर्कोवायरसेस यानी कि 17 to 20 नैनोमीटर तक वायरस का साइज होता है। और ये दोनों क्वेश्चन लार्जेस्ट पॉक्स वायरस एंड स्मॉलेस्ट सर्कोवायरसेस हमेशा पूछा जाता है। इन द केस ऑफ वर्टिब्रेट्स ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है कि द स्मॉलेस्ट ऑफ द वायरसेस ऑफ वर्टिब्रेट्स, ओके, और पॉक्स वायरसेस भी द लार्जेस्ट ऑफ द वायरसेस ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर इतने स्मॉल हैं तो इनको कैसे देखा जाए। इसके लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं और लगातार इसमें रिसर्च चल रहा है। द फर्स्ट वन टेक्निक इज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड द सेकेंड वन टेक्निक इज़ द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो इसके ऊपर भी एक डिफरेंट वीडियो हम बनाएंगे और हमारे वीडियोस को अपलोड करेंगे। हम यहाँ केवल इतना देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से किस टाइप से वायरस का स्टडी किया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में किस टाइप से एडवांसमेंट हुआ है। सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रचका ने सबसे पहले इन 1939 to 1941 अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट यानी कि वायरस का माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया और इसमें सबसे पहली जो मेथड यूज़ की गई वो थी मेटल शेडोइंग। ये पहली टेक्निक थी जिसको रचका ने 1939 से 1941 में यूज़ की थी। बट मेटल शेडोइंग में सपोज़ कीजिए कि एक मेटल है, यहाँ एक वायरस है और मेटल की शेडो इसके ऊपर पड़ रही है, ये इस टाइप से कुछ रहेगी। तो यहाँ पर जो शेडो बनेगी वायरस की, वो वायरस की शेडो एक सफिशिएंट स्टडी नहीं थी क्योंकि हम सिर्फ वायरस का शेडो ही देख रहे थे। तो इसके बाद 1950 में अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग का यूज़ हुआ। ओके, सो ये सेकेंड टेक्निक है अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग। अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग में वायरस के जो पार्टिकल्स थे उसका सेक्शनिंग किया गया और सेक्शनिंग करके उसे देखा गया। इसके बाद 1959 में जो थर्ड टेक्निक आई वो थर्ड टेक्निक थी नेगेटिव स्टेनिंग। ठीक है, तो जो नेगेटिव स्टेनिंग इसमें आई है उसमें जो सॉल्यूशन यूज़ होता है वो सॉल्यूशन है पोटेशियम फॉस्फोट अंगस्टेट। ये एक ऑब्जेक्टिव है और ये हमेशा आता है, हमेशा पूछा जाता है, इसलिए हमें इसको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जो नेगेटिव स्टेनिंग होती है उस नेगेटिव स्टेनिंग में यूज़ होने वाला जो कंपाउंड जो सॉल्यूशन है वो है पोटेशियम फॉस्फोट अंगस्टेट। पोटेशियम फॉस्फोट अंगस्टेट विच इज़ इलेक्ट्रॉन डेंस प्रोडक्ट
और इसे एक वायरस के सस्पेंशन पर कोट किया जाता है। तो एक ग्रिड होता है, सपोज कीजिए एक ग्रिड है, इस ग्रिड के ऊपर वायरस का सस्पेंशन लगा होता है और इस सस्पेंशन के ऊपर हम नेगेटिव स्टेन जो कि पोटेशियम फास्फोटंगस्टेट है उसका यूज़ करते हैं। ओके, और इस पर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखा जाता है। ओके, सो ये हमारी थर्ड टेक्निक थी जो 1959 में डेवलप हुई और 1959 में पोटेशियम फास्फोटंगस्टेट नेगेटिव स्टेन का यूज़ किया गया। तो यहाँ साइंटिस्ट ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं स्टेनिंग करके हम वायरस को देख सकते हैं। तो पहले मेटल शेडोइंग जिसमें हमने केवल वायरस की छाया को देखा, शेडो को देखा। देन उसके बाद हमने उस वायरस का अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग कटिंग करी। कटिंग करने के बाद में हमें ऐसा लगा कि नहीं, अभी भी बहुत कुछ इसके स्ट्रक्चर्स छूट रहे हैं, तो इसको हमने नेगेटिव स्टेन, उसके ऊपर स्टेनिंग करना चालू करा वायरस के ऊपर, और वायरस के ऊपर स्टेनिंग करके हमने सोचा कि इससे अब कुछ दिखेगा। लेकिन फिर भी चूँकि ये तो इनोवेशंस हैं और इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें वायरस की हमें देखना बाकी थी, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट टेक्निक आती है वो और इस टाइम चूँकि कंप्यूटर्स भी आ गए थे, तो जो नेक्स्ट टेक्निक्स आती है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड कंप्यूटर बेस्ड इमेज कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रोज़न अनस्टेन्ड विरियन। यहाँ पर वायरस का स्टेनिंग नहीं किया गया, ये फोर्स टेक्निक रहेगी। तो इसमें वायरस का स्टेनिंग नहीं किया गया, इसको वायरस को फ्रोज़न किया गया। फ्रोज़न करके कंप्यूटर बेस्ड इमेज कंस्ट्रक्शन किया गया। ठीक है, तो इस मेथड की हेल्प से भी वायरस को देखा गया। लेकिन यहाँ तक भी वायरस का हमें जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज़ है, या फिर ये कहें कि हमें पता है कि जो वायरसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं होस्ट से, ये होस्ट है, ये वायरस है, तो वायरस कहीं ना कहीं होस्ट से लिंक्ड होते हैं। किस टाइप से वो रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्बिनेशन बनता है, किस टाइप से पेनिट्रेशन होता है, किस टाइप से अटैचमेंट होता है वायरस का होस्ट के साथ में, तो ये सारी स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए नेक्स्ट जो टेक्निक आती है वो थी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ऑफ द वायरसेस। ओके, सो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में ये नेक्स्ट टेक्निक है जिसका यूज़ फॉर द वायरस स्टडी के लिए किया गया। इसमें विरियन का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसके बाद विरियन की असेंबली कैसी है, मतलब किस टाइप से उसका कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड बना होता है, किस टाइप से उसका अरेंजमेंट होता है। उसके बाद लोकेशन ऑफ एंटीजेनिक साइट्स ऑन द सरफेस ऑफ विरियन, एक वायरस के ऊपर किस टाइप से अलग अलग उसके एंटीजेनिक पैटर्न्स होते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ विरियन अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन इनटू द सेल, किसी होस्ट के अंदर कोई वायरस किस टाइप से अटैच होता है और किस टाइप से पेनिट्रेट करता है और होस्ट के अंदर जाता है। तो ये सारी स्टडी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ऑफ द वायरसेस इससे पॉसिबल हुई। इसमें बेसिकली जो बीटा बैरल डोमेन्स हैं और जो अल्फ़ा हेलिकल्स हैं, इनको देखा जाता है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी हम केवल इतना समझ लें कि वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बाद जो सेकेंड टेक्निक थी वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी थी, जिससे देखा गया। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेनली बेस्ड है डिफ्रैक्शन पैटर्न पर। वायरस के ऊपर जब एक्सरे की बीम डाली जाती है, तो बीम डालने के बाद में जो उसकी डिफ्रैक्शन एनालिसिस है उससे पता लगाया जाता है कि वायरस किस टाइप का साइज़ और शेप का है। जैसे कि ये वायरस है और ये एक्सरे की बीम है, तो एक्सरे की बीम इस पे डालने के बाद में इसका डिफ्रैक्शन होता है। तो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है इसका स्टडी किया जाता है, एक्सरे का डिफ्रैक्शन एनालिसिस किया जाता है और इस बेसिस पर देखा जाता है कि वायरस का शेप एंड साइज़ कैसा है। अभी रिसेंटली
जो ब्लूटंग वायरस है इसका ही इंटायर ब्लूटंग वायरस का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक एनालिसिस 1997 में हुआ है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि अभी रिसेंटली एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से किसका रिसेंट एनालिसिस हुआ है, तो वो है ब्लूटंग वायरस। ब्लूटंग वायरस का एनालिसिस 1997 में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हुआ है। अभी हम इसके कुछ फोटोग्राफ्स की स्टडी करते हैं। देखिए, जैसे कि ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये नेगेटिव स्टेनिंग के हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो नेगेटिव स्टेनिंग था उसके लिए गए हैं। इसके बाद इन फोटोज़ के बाद आते हैं, तो ये आप फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। ये अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग के फोटोग्राफ हैं। ओके, ये देखिए लिखा है यहाँ पे थिन सेक्शन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो जब अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग की गई तो अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग के फोटोग्राफ्स हैं ये, जो सेकेंड टेक्निक थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। इसके बाद ये थर्ड फोटोग्राफ आप जो देख रहे हैं, ये जो फ्रोज़न टेक्निक थी क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये ये जो टेक्निक थी ये थी क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इस टेक्निक में इस टाइप के फोटोग्राफ्स वायरस के दिखे। इसमें आप क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देख सकते हैं कि जो कैप्सिड है उस पे ये जो हेक्सागोनल और पेंटागोनल स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सोमियर है, ये कितना इजीली विजिबल है। इसके बाद जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हुई उसमें आप देख सकते हैं कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में जो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, अल्फ़ा हेलिक्स ऑफ द प्रोटीन हैं, अल्फ़ा एंड बीटा प्लेटेड शीट्स और अल्फ़ा हेलिक्स जो हैं, तो इस टाइप का ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये इजीली विजुलाइज हुआ विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो आप देख सकते हैं कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कितनी बेस्ट टेक्निक है फॉर द विजुलाइजेशन ऑफ वायरस, especially the antigenic pattern of the virus, second penetration, third attachment of the virus to the host। सो ये सारी जो प्रोसीजर्स हैं उसके लिए जो एंटीजेनिक साइट्स हैं उसको विजुलाइजेशन करने के लिए भी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज़ द बेस्ट टेक्निक। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं इस टाइप के वीडियोस बना करके इसे अपलोड करता रहूँगा। होप सो कि यू विल एंजॉय माय लेक्चर्स। बेसिकली ये लेक्चर्स बनाना मेरा पर्पस इसीलिए है क्योंकि इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। मैंने इन बुक्स को पढ़ा है। मेरे आगे भी मैं इम्यूनोलॉजी टिज़ार्ड की बुक से और वायरोलॉजी जो है मर्फी की बुक से मैं बनाऊंगा, और ओवरऑल जो माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है उसको मैं कवर करूंगा। तो आप मेरे इस वीडियोस को देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।